नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ये पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ऐसे ही 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं साल भर करवा दूंगा कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर की। कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर बीए के सेकंड सेमेस्टर में अधिकतर विश्वविद्यालय में, लगभग सभी विश्वविद्यालय में शामिल है, तो उसका प्रैक्टिस सेट 1 आप देख रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, और बारीकी के साथ मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। न्यू मॉडल पेपर है ये 2026-27 की परीक्षाओं के लिए, हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर, जिसमें आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। यह लेक्चर आपको बता दूं कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, ठीक है। इसके अलावा डीडीयू में थोड़ा सिलेबस दूसरा कर दिया गया होगा, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एमजे बरेली रोहिलखंड के लिए इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह मेरठ के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महाराजा सोहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती चाहे लिखित होती हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्वेश्चन पेपर आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर ये है पूरा। आप देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसे ही लेक्चर्स आपकी परीक्षा के लिए आते रहते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, टिप्पण की विशेषताएं नहीं है। देखिए, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, इन सभी का भी ऑब्जेक्टिव ही पेपर होगा, ठीक है। माँ पाटेश्वरी बलरामपुर का तो ऑब्जेक्टिव ही होगा सेकंड सेमेस्टर का। राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, ये सब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, और जितने भी लोग ऑब्जेक्टिव करवाएंगे उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन से, टिप्पण की विशेषताएं नहीं है। टिप्पण की विशेषता निष्पक्षता, तथ्यपरकता और क्रमबद्धता, ये तीनों टिप्पण की विशेषताएं होती हैं। संक्षिप्तता जो होती है, वैसे देखा जाए तो टिप्पण संक्षिप्त ही होना चाहिए, लेकिन विकल्पों में तथ्यपरकता और क्रमबद्धता इसकी अनिवार्य विशेषताएं हैं, ठीक है। तो तथ्यपरकता, क्रमबद्धता और निष्पक्षता, तो टिप्पण निष्पक्ष होना ही चाहिए। ये तीनों विशेषताएं महत्वपूर्ण ज्यादा हैं। संक्षिप्तता, संक्षेपण की ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता होती है, तो इनमें से विशेषताओं में से संक्षिप्तता नहीं है, ये करेक्ट आंसर आपका लग सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, बगल में ही आपका ये छठा नंबर क्वेश्चन है, तो इसी में आपको दिख ही रहा, तो इसमें भी इधर वाला भी चर्चा करता रहूंगा, क्योंकि बाद में फिर रिपीट करना पड़ेगा इसी वजह से। छठा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड बताएं। यूनिकोड की बात किया है तो ये जो होता है, दुनिया की हर भाषा के हर अक्षर के लिए एक यूनिक नंबर होता है, कोड पॉइंट होता है। तो यूनिकोड उसी कोड पॉइंट को प्रदान करता है, ठीक है। तो यूनिकोड क्या है बेटा? यूनिकोड जो होता है एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सभी अक्षरों के लिए एक विशेष संख्या होती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिएगा, इनमें से कौन सा निबंध का प्रकार नहीं है? निबंध का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, कथात्मक निबंध होता है आपका, ठीक है, वर्णनात्मक निबंध भी होता है और तर्क संगत निबंध भी होता है। व्यक्तिगत निबंध कथात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, ये सब निबंध के मुख्य रूप से प्रकार हैं, जबकि व्यक्तिगत निबंध जो है, निबंध का कोई प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही डी ऑप्शन, चूंकि पूछा गया कौन सा नहीं है, तो व्यक्तिगत निबंध नहीं होता। सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, वर्तनी जांचक का निर्माण किया गया। वर्तनी जांचक यानी स्पेलिंग चेकर, स्पेल चेकर जिसको आप कह सकते हैं, वर्तनी जांचक कहते हैं उसी को हिंदी में। यानी जैसे हिंदी की या किसी भी भाषा की वर्तनी, यानी उसकी वर्तनी स्पेलिंग चेक करने के लिए बनाया गया। तो ये बनाया गया था आईआईटी कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आईआईटी कानपुर के द्वारा हिंदी के लिए स्पेल चेकर और भाषाई टूल्स के विकास में आईआईटी कानपुर की इंपॉर्टेंट भूमिका रही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति कैसी होती है? संक्षेपण प्रक्रिया की जो पद्धति होती है बेटा, वो सुसंबद्धता, वाचन और आकार निर्धारण, ये तीनों होती है। तीनों पद्धतियां संक्षेपण प्रक्रिया में आती हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, तीसरे का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संक्षेपण के लिए मूल पाठ को सबसे पहली बात जो है पढ़ा जाता है, वाचन किया जाता है, फिर उसका मुख्य अर्थ को समझा जाता है और फिर उसका आकार निर्धारित किया जाता है। ये सभी चरण जो होते हैं आवश्यक होते हैं संक्षेपण की प्रक्रिया के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 8वां नंबर, हिंदी इनपुट टूल का क्या कार्य होता है? हिंदी इनपुट टूल बताएं। हिंदी इनपुट टूल का कार्य होता है हिंदी लिखने की सुविधा देना। हिंदी लिखने की सुविधा देना, ऑप्शन ए में दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यह टूल करता क्या है? अंग्रेजी कीबोर्ड का उपयोग करके हिंदी टाइप करने में मदद करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। अगला चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
प्रश्न है वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य है। वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य इनमें से कौन सा है, फटाफट से बताएंगे। चौथा नंबर वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य है तो वो होता है आपका नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जो होता है ये वैधानिक दृष्टिकोण से मान्य होता है। सरकारी नियमों और आदेशों को कानूनी रूप से लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जो है सबसे आधिकारिक माध्यम होता है किसी भी सरकारी चीजों को लागू करवाने के लिए, किसी कानून को, किसी आदेश को लागू करवाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन से मंगल, अपराजिता अक्षर आदि हैं, बताएं ये सब क्या होते हैं। मंगल, अपराजिता अक्षर ये सब यूनिकोड के फॉन्ट होते हैं। क्या है ये, यूनिकोड के फॉन्ट हैं। ठीक है, मंगल, अपराजिता अक्षर ये सब ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल जो है हिंदी का सुप्रसिद्ध यूनिकोड आधारित फॉन्ट होता है, तो यूनिकोड मंगल जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है हिंदी टाइपिंग के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 5वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बेटा। 5 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये सब किन भाषाओं के उदाहरण है। तो ये सब हाई लेवल भाषाएं हैं। कैसी भाषा बेटा, ये सब हाई लेवल भाषाएं हैं। ये प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज हैं, क्योंकि इन्हें आसानी मतलब इनको इंसान आसानी से समझ सकता है और लिख भी सकते हैं, इसीलिए इसको हाई लेवल भाषा के रूप में जावा हो गया, कोबोल है, सी है, बेसिक है, C++। ठीक है, डी ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका। सेंटर फॉर कंप्यूटर एजुकेशन की किस श्रृंखला में संज्ञा, सर्वनाम आदि की विस्तृत जानकारी दी जाती है या दी गई है। 10वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। सेंटर फॉर कंप्यूटर एजुकेशन की किस श्रृंखला में संज्ञा, सर्वनाम आदि की विस्तृत जानकारी दी जाती है। तो इसमें क्या होगा, आओ व्याकरण सीखें। आओ व्याकरण सीखें जो है ये एक प्रकार से इसी में दी जाती है, इसी श्रृंखला में जो है संज्ञा, सर्वनाम इन सभी की विस्तृत जानकारी दी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अगर आपको पीडीएफ नोट्स हमारे प्राप्त करने हैं, कई प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त करने हैं। पीडीएफ नोट्स में कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट होंगे विभिन्न विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर पिछले 4-5 सालों के ऑब्जेक्टिव वाले, तो आपको वो सब मिल जाएंगे और आपको कहीं से कोई किताब या सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी, सब कुछ आपको मिलेगा यहीं पर। आपको जुड़ना है तो एसएमएस करें 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, मात्र और मात्र 100 रुपये में एक सेमेस्टर की फीस रखी जाती है। अगर जो बच्चा 2 सेमेस्टर का एक साथ पढ़ता है, यानी कि जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में हैं और आप 1 साल तक की फीस इकट्ठा जमा करते हैं, यानी कि सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर दोनों की फीस मात्र 150 रुपये रखी गई है। इसमें आपको पूरा 1 साल तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। केवल 100 रुपये फीस की अगर बात की जाए तो केवल 100 रुपये फीस में आपको सेकंड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा नोट्स, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखने वाला भी, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और जो साल में पेपर होगा उसका आंसर की भी साथ में होगी, यानी कि नीचे जो है आंसर की एक पेज में बढ़िया कि पहले का ये सही होगा, दूसरे का भी सही होगा, इस तरीके से पूरा सॉल्व करके मैं दे देता हूं। तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जिन बच्चों को जोड़ लेना है वो ले सकते, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही फीस कैसे जमा करनी है आपको, जैसे एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र अगर केवल सेकंड सेमेस्टर का पढ़ना है तो 100 रुपये फीस, और सेकंड एंड थर्ड दोनों सेमेस्टर का एक साथ जोड़ेंगे तो आपका 50 रुपये छूट है। वैसे 2 सेमेस्टर का फीस कितना होगा, एक सेमेस्टर का अगर 100 है तो 2 सेमेस्टर का 200 होगा, लेकिन आपके लिए ऑफर चल रहा है अभी। ठीक है, तो ऑफर में क्या होगा कि आपका 150 रुपये में यानी 50 रुपये छूट लग जाएगी। 150 रुपये में फर्स्ट मतलब कि सेकंड सेमेस्टर और पूरा थर्ड सेमेस्टर ये आपका सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और को करिकुलर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि को करिकुलर की जो परीक्षाएं होंगी, चाहे ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल स्टडीज की हो, चाहे आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ की हो, चाहे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की हो, किसी भी चाहे कम्युनिकेशन स्किल की हो, सभी का यानी जो भी को करिकुलर में शामिल होगा उसका पीडीएफ आपको मिलेगा बाकायदा से 10 प्रैक्टिस सेट विथ आंसर सीट। आपको कोई किताब कोई सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही सोचो यार, एक सब्जेक्ट की आप सीरीज खरीदते हो मार्केट से जाकर के 60 रुपए की पड़ती है, 4 से 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे कम से कम आपका लग जाएगा 300 रुपये एक सेमेस्टर का। 2 सेमेस्टर का कम से कम 600 रुपये या 500 रुपये आप खर्च करते हैं। मात्र 150 रुपये में दोनों सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स लिखने वाला भी, ऑब्जेक्टिव वाला भी, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी और आपका ऑब्जेक्टिव भी सारे आपको मिल जाएंगे और आंसर सीट के साथ मिलेंगे। तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। जिन बच्चों को भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र इतने कम फीस में। चलिए आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, तो फटाफट से जुड़े, देर ना करें। फीस कोई भी जमा कर सकता है। ठीक है,
11 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका प्रारूपण होता है। प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ड्राफ्ट यानी कच्चा रूप होता है ये, ठीक है। तो कार्यालयीय प्रपत्र यानी कोई भी सरकारी पत्र लिखने से पहले या उसको अंतिम रूप देने से पहले जो कच्चा मसौदा तैयार करते हैं, एक सांचा बनाते हैं, ठीक है, उसी को प्रारूपण कहा जाता है। तो सरकारी प्रपत्र का या कार्यालयीय प्रपत्रों का कच्चा रूप, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसी को बोलते हैं प्रारूपण, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन से सरकारी पत्रों का मसौदा क्या कहलाता है? 15 नंबर। अब देखें, सरकारी पत्रों का मसौदा ही प्रारूपण कहलाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवेदन है रिपोर्ट, ठीक है, यानी किसी घटना का यथावत विवरण प्रस्तुत करना आपका प्रतिवेदन कहलाता है। पल्लवन किसी भी छोटी यानी किसी भी दोहा को, किसी भी छोटी पंक्ति को, सूक्ति को विस्तार से लिखना पल्लवन कहलाता है। संक्षेपण किसी भी बड़ी विषय वस्तु को, किसी निबंध को, किसी उपन्यास को कम शब्दों में सार रूप में संक्षेप में बता देना ही संक्षेपण होता है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपका चुका प्रारूपण की विशेषता नहीं है। प्रारूपण में विस्तार होता है, पूर्णता भी होती है और स्पष्टता भी होती है, शुद्धता भी होती है। देखिए प्रारूपण की विशेषता क्या नहीं पूछा गया 12 नंबर। अब इसमें से बताने प्रारूपण का, देखिए विस्तार, प्रारूपण, हाँ प्रारूपण विस्तार नहीं होगा क्योंकि विस्तार होगा आपका पल्लवन में, तो प्रारूपण में विस्तार नहीं होता है। पूर्णता, स्पष्टता और शुद्धता ये तीनों होती हैं। यानी यहाँ पर देखिए प्रारूपण की विशेषता क्या होती है? विस्तार नहीं होगा, बाकी पूर्णता, स्पष्टता और शुद्धता। पूर्ण हो प्रारूप, ठीक है, और स्पष्ट हो और शुद्ध हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर जो लगेगा आपका क्वेश्चन के हिसाब से विस्तार लग जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन से निम्न में से टिप्पण का प्रकार नहीं है। देखिए टिप्पण, टिप्पण कई प्रकार के होते हैं बेटा। तो देखिए औपचारिक टिप्पण जो है, टिप्पण का कोई प्रशासनिक या अनुभागीय मतलब कि ये आपका जो है प्रकार नहीं होता है। करेक्ट आंसर से टिप्पण का प्रकार इनमें से देखें, लघु टिप्पण हो गया, ठीक है, विभागीय टिप्पण हो गया, ठीक है, और अनौपचारिक टिप्पण हो गया। औपचारिक टिप्पण इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये टिप्पण का प्रकार नहीं है, औपचारिक टिप्पण, ठीक है। तो टिप्पण जो होते हैं प्रशासनिक या अनुभागीय होते हैं, औपचारिक टिप्पण नहीं होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सरकारी कामकाज में टिप्पण जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु टिप्पण, यानी जो छोटे नोट्स होते हैं। एक होता है विभागीय टिप्पण, विभाग के अंदर लिखे जाते हैं, और एक होता है अनौपचारिक टिप्पण, जो 2 विभागों के बीच अनौपचारिक चर्चा होती है वो। औपचारिक टिप्पण जैसा कोई तकनीकी वर्गीकरण मानक प्रक्रिया में नहीं आता है, तो औपचारिक टिप्पण इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न प्रारूपण के लिए किस अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्रारूपण के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? ड्राफ्टिंग का प्रयोग करते हैं। प्रारूपण के लिए ड्राफ्टिंग अंग्रेजी शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक शब्दावली में ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप, और ड्राफ्टिंग से बना हुआ है प्रारूपण, यानी तैयार करने की प्रक्रिया। किसी भी सरकारी पत्र को लिखने से पहले उसका जो एक कच्चा रूप यानी सांचा बनाते हैं उसी को कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्द प्रेसिस का हिंदी अनुवाद क्या है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी शब्द प्रेसिस का हिंदी अनुवाद, इसी प्रेसिस को संक्षेपण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेसिस का अर्थ होता है किसी बड़ी बात या पैराग्राफ को उसके मूल भाव को बचाते हुए कम से कम शब्दों में, लगभग में 1/3 में लिखना। इसे हिंदी में संक्षेपण कहा जाता है, अंग्रेजी में प्रेसिस कहा जाता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कार्यालयीय कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या होता है? कार्यालयीय कार्य में नोटिंग का मतलब होता है टिप्पणी लिखना, या टिप्पण लिखना को नोटिंग कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में टिप्पण लिखने को नोटिंग कहते हैं। यानी कि जब कोई पत्र यानी फाइल किसी अधिकारी के पास पहुंचती है, तो उस पर निर्णय लेने के लिए जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखी जाती है, जो कमेंट्स लिखा जाता है, उसे ही टिप्पण कहते हैं। अंग्रेजी में उसी टिप्पण को नोटिंग कहा जाता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रारूपण का मूल आधार होता है। प्रारूपण का मूल आधार फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रारूपण का मूल आधार होता है टिप्पण। टिप्पण जो होता है प्रारूपण का मूल आधार होता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी भी पत्र का प्रारूप यानी ड्राफ्ट बनाते समय तभी लिखा जाता है जब उस पर पहले से टिप्पण यानी नोटिंग के जरिए फैसला हो चुका हो। यानी टिप्पण ही वह आधार होता है जिसके सुझावों के अनुसार पत्र का जो प्रारूप है या मसौदा है उसको तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी प्रारूपण का मूल आधार टिप्पण होता है। चलिए, और 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन से आपका www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है, ठीक है। और इंटरनेट पर सूचनाओं का एक विशाल जाल होता है ये वर्ल्ड वाइड वेब, WW। इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स ली ने, ये बात प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है। बाकी आप देखते हैं FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं उसको, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन से बहुवचन ई पत्रिका का प्रकाशन स्थल बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
बहुवचन ई पत्रिका का प्रकाशन स्थल है आपका वर्धा। वर्धा से प्रकाशित होता था ये। बहुवचन एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका है और यह महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है। बहुवचन ई पत्रिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा वर्धा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन से। 20 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का विस्तृत परिचय उपलब्ध करने वाली वेबसाइट कौन सी है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य का विस्तृत परिचय उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट इनमें से कौन सी है? तो इनमें से आप देखते हैं www.webdunia.com, ठीक है। ये क्या करती है? एक बहुत पुराना पोर्टल है जो हिंदी खबरें और साहित्य को उपलब्ध कराता है। www.literaturworld.com, ये क्या करता है? इस विशेष रूप से साहित्य को समर्पित वेबसाइट है ये। इसके अलावा अगला है आपका www.hindinest.com, ये क्या करता है? ये हिंदी कविता और कहानियों के लिए एक प्रसिद्ध मंच होता है और ये तीनों जो है हिंदी साहित्य के विस्तृत परिचय उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। इसका डी ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, शब्द संसाधन क्या है? शब्द संसाधन बताएं। शब्द संसाधन एक एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन, शब्द संसाधन एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं अंग्रेजी में इसी को, ठीक है। किसको? शब्द संसाधन को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग। अगर अंग्रेजी में पूछा था ये प्रश्न तो आप आसानी से बता पाते। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है वो शब्द संसाधन होता है। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एक एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो वो क्या होता है? शब्द संसाधन, वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं उसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने और उसको एडिट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, सोशल मीडिया एक मीडिया नहीं, यह संबंधों को सुनने, जोड़ने और निर्मित करने की एक कुंजी है। यह कथन किसका है? सोशल मीडिया के बारे में यह कथन किसका है कि सोशल मीडिया एक मीडिया नहीं, यह संबंधों को सुनने, जोड़ने एवं निर्मित करने की एक चाबी है, एक कुंजी है। डेविड एल्स्टन नाम के एक विद्वान है, उन्होंने इस कथन को कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रसिद्ध मार्केटिंग रणनीतिकार है ये। उनका यह कथन इस बात पर जोर देता है कि सोशल मीडिया केवल सूचना देने का साधन नहीं है बल्कि लोगों से जुड़ने और रिश्ते बनाने का माध्यम होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ई शिक्षण का क्या आशय है? ई शिक्षण बताएं। ई शिक्षण का आशय होता है इंटरनेट और अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से शिक्षण देना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई शिक्षण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई लर्निंग कहते हैं। जब हम कंप्यूटर या इंटरनेट या मोबाइल का उपयोग करके घर बैठे पढ़ाई करते हैं तो इसी को ई शिक्षण कहते हैं। जैसे आप घर पे बैठ करके हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इसको भी ई शिक्षण कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सोशल मीडिया साइट है? सोशल मीडिया साइट इनमें से, देखिए फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, गूगल क्लासरूम को एक्सेस किया जा सकता है। गूगल क्लासरूम को वेब ब्राउजर युक्त उपकरण के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल क्लासरूम एक क्लाउड आधारित सेवा है। इसे किसी भी ऐसे उपकरण यानी लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट से चलाया जा सकता है जिसमें इंटरनेट और एक वेब ब्राउजर जैसे कि क्रोम या सफारी, कोई भी अगर ब्राउजर है तो उससे आप चला सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से कार्यालयी पत्रों की भाषा होती है। कार्यालयी पत्रों की भाषा सरल होती है या औपचारिक होती है, बोलचाल की भाषा? तो कार्यालयी जो पत्र होते हैं उनकी भाषा कैसी होती है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कार्यालयी पत्रों की भाषा औपचारिक होती है। औपचारिक भाषा का प्रयोग कार्यालय में औपचारिक भाषा होती है। सरकारी या कार्यालयी पत्रों में निजी भावनाओं या बोलचाल के शब्दों का स्थान नहीं होता है, ठीक है। एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है और औपचारिक लहजे में इसमें लिखा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है? प्रेस विज्ञप्ति फटाफट से आप बताएंगे। प्रेस विज्ञप्ति कोई संस्थान या किसी व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा सर्वसामान्य तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि कोई निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया तो प्रेस रिलीज, मतलब प्रेस को लोग बुलाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो प्रेस में बताएंगे ताकि जनता तक वो बातें पहुंचे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो है 31 का बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा सर्व सामान्य तक यानी जनता तक पहुंचाया जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन से, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? अधिसूचना का प्रयोग जो होता है वो एक प्रकार से हम नियम के क्षेत्र में करते हैं।
आदेश और अधिकार इन तीनों में करते, कर्तव्य में नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अधिसूचना का प्रयोग हम कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं करते हैं। बाकी गजट जिसको कहते हैं, गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना को अंग्रेजी में गजट कहा जाता है। इसका प्रयोग नियम, आदेश और अधिकार की सार्वजनिक जानकारी के लिए कर किया जाता है, या किसी व्यक्ति के कर्तव्य की सूची बताने का माध्यम नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है 29 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के विक्रय अथवा किसी सेवा के प्रसार हेतु मूल्य चुकाकर की गई घोषणा क्या कहलाती है? 29 नंबर, किसी वस्तु के विक्रय अथवा किसी सेवा के प्रसार हेतु मूल्य चुकाकर के की गई घोषणा जो होती है उसी को विज्ञापन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, विज्ञापन कहा जाएगा। ये बात आप, यानी कि जब हम पैसे देकर के किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार प्रसार करते हैं तो उसको हम एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। जबकि निविदा जो होती है, क्या होती है बेटा? निविदा टेंडर को कार्य करवाने के लिए आवेदन मांगने हेतु निविदा क्या आता है? टेंडर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर को परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्कुलर जो होता है परिपत्र होता है, यानी कि जब कोई एक ही सूचना या निर्देश कई विभागों को, कई ऑफिस या कई व्यक्तियों को एक साथ भेजना होता है तो उसे हम हिंदी में परिपत्र कहते हैं, अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं। कई, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है तो कई कॉलेज को अगर एक सूचना भेजनी होती है तो वो एक प्रकार से परिपत्र के माध्यम से भेजती, सर्कुलर जारी होता है। 33 नंबर क्वेश्चन से, संपादक को लिखा जाने वाला पत्र किस श्रेणी में आता है? संपादक को लिखा जाने वाला पत्र जो होता है ये औपचारिक पत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, संपादक को हम व्यक्तिगत संबंध के आधार पर पत्र नहीं लिखते हैं, बल्कि किसी समस्या या विचार को प्रकाशित करने के लिए हम पत्र लिखते हैं, जो पूरी तरह से फॉर्मल होना चाहिए, यानी औपचारिक होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन से, निविदा का उद्देश्य क्या होता है? निविदा माने टेंडर, टेंडर का क्या उद्देश्य होता है बेटा? 30 नंबर बताएं, निविदा का उद्देश्य बताएं। निविदा पारदर्शी तरीके से कार्यों को करना, इसलिए निविदा टेंडर पास होता है। सेवाओं को अधिकतम लाभ के साथ प्राप्त करना और कम लागत और कम समय में कार्य पूरा करने के लिए टेंडर होता है। जो टेंडर के मापदंडों पर सही बैठ जाता है सरकार के, उसी को मिल जाता है ठेका। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निविदा इसीलिए निकाली जाती है ताकि सरकारी काम पारदर्शी तरीके से हो, कम लागत में हो, अच्छा काम हो और सही सेवा प्रदाता का चयन किया जा सके। ठीक है, इसलिए निविदा यानी टेंडर जारी किया जाता है। उसी टेंडर में जो भरते टेंडर और जिसके नाम पर निकलता है, जिसके पास ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था होती है उसी के पास मिल जाता है उसी को। 34 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, कार्यालय पत्र लेखन की विशेषताएं। कार्यालय पत्र लेखन की विशेषताएं होती हैं स्वतः पूर्णता, कार्यालय पत्र स्वतः पूर्ण होते हैं, यथार्थता और प्रभाव उत्पादकता, ये तीनों विशेषताएं होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक अच्छा सरकारी पत्र जो होगा उसमें पूरी जानकारी के साथ होगा, सटीक तथ्य होगा यानी यथार्थता होगी, और प्रभाव उत्पादकता यानी असरदार भाषा का प्रयोग बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 34 का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन से, राजभाषा विभाग का कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी सिखाने के लिए संचालित सीडी प्रोग्रामों में मुख्य प्रोग्राम इनमें से कौन सा है? 35 नंबर, राजभाषा विभाग का कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी सिखाने के लिए संचालित सीडी प्रोग्रामों में मुख्य प्रोग्राम इनमें से कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गुरु। ठीक है, गुरु। भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने हिंदी शिक्षण के लिए लीला और गुरु जैसे सॉफ्टवेयर सीडी प्रोग्राम विकसित किए हैं। लीला हो गया, गुरु हो गया, ये राजभाषा विभाग का कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी सिखाने के लिए संचालित किया गया सीडी प्रोग्राम है गुरु, और एक और है लीला जिसका नाम है, ठीक है, LILA। ठीक है, लीला और गुरु। क्लियर। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कंप्यूटर का भाग नहीं है। कंप्यूटर का भाग इनमें से कौन सा नहीं, फटाफट से आप बताएंगे। कंप्यूटर का भाग नहीं है, देखें सीपीयू कंप्यूटर का भाग है। सीपीयू यानी सेंट्रल, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, परीक्षा में प्रश्न आता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है मदरबोर्ड, ये भी होता है कंप्यूटर का भाग। माउस भी कंप्यूटर का ही भाग होता है, ठीक है। जबकि आपका यूपीएस ये कंप्यूटर का भाग नहीं होता। यूपीएस होता क्या है बेटा, यूपीएस की अगर बात की जाए, यूपीएस जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिटर रिप्लीटेबल पावर सप्लाई, केवल बिजली बैकअप देने वाला एक बाहरी उपकरण होता है जो बिजली का बैकअप देता है, उसको बोलते हैं यूपीएस सिस्टम, ठीक है। जबकि सीपीयू, मदरबोर्ड और माउस ये सब कंप्यूटर के अनिवार्य आंतरिक और बाहरी अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये कंप्यूटर का भाग नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ऑप्शन नंबर सी में दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सभी डेटा को प्रोसेस करता है यही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है एएलयू। ठीक है, तीन भाग होते हैं, एक होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है इसी का भाग होता है। 36 नंबर क्वेश्चन से पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? पहला कंप्यूटर की अगर बात की बेटा तो पहला कंप्यूटर माना जाता है अबेकस को। अबेकस जो है ये पहला कंप्यूटर बना था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है। गणना कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था दुनिया का सबसे पहला यंत्र अबेकस, जिसे कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का प्रयोग पहले कंप्यूट माने होता है गिनती करना, कंप्यूटर शब्द जो है उस वो कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का मतलब होता है गिनती करना, गणना करना, किसी भी चीज को गिनना। तो अबेकस जो है वो गणना करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, कैलकुलेटर के रूप में, लेकिन वो एक प्रकार से कंप्यूटर बाद में जाकर के बन जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदी विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ? हिंदी विकिपीडिया का आरंभ जो हुआ बेटा वो कब हुआ है? हिंदी विकिपीडिया का आरंभ हुआ है 2003 जुलाई महीने से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल ने अपनी लिपियांत्रण यानी ट्रांसलिटरेशन सेवाओं और स्क्रिप्ट कन्वर्टर को इसी समय के आसपास मजबूती के साथ पेश किया था। तो गूगल करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का विकिपीडिया के हिंदी संस्करण की शुरुआत आधिकारिक तौर पर जुलाई 2003 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला 37 नंबर क्वेश्चन से प्रगतिशील संगणन विकास केंद्र का मुख्यालय स्थित है, बताएं। प्रगतिशील संगणन विकास केंद्र सीडेक जिसको आप कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे परम सुपर कंप्यूटर बनाया, उसका मुख्य केंद्र जो है पुणे महाराष्ट्र में है। ये बात आप ध्यान रखें, सीडेक जो होता है ये पुणे में है। पुणे में ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पुणे कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और वहीं पर एक प्रकार से ये स्थित है, इसका मुख्यालय सीडेक का। सीडेक जो है इसी ने परम सुपर कंप्यूटर बनाया था, सीडेक ने, ठीक है। किसने? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग फुल फॉर्म होता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत का सुपर कंप्यूटर है, भारत का सुपर कंप्यूटर बताएं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000। परम 8000 ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न याद कर लीजिएगा, परीक्षा में 100% आने वाला है, क्लियर। इससे बाहर कुछ भी परीक्षा में प्रश्न नहीं पाएगा। परम 8000, परम 8000 की अगर बात की बेटा 1991 में सीडेक के द्वारा बनाया गया परम 8000 भारत का पहला वास्तविक सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन से गूगल स्क्रिप्ट कन्वर्टर की आधिकारिक घोषणा कब हुई थी? तो गूगल स्क्रिप्ट कन्वर्टर की आधिकारिक घोषणा हुई थी 30 जून 2009 को। 30 जून 2009 ऑप्शन नंबर कहीं पर है, बिल्कुल बी ऑप्शन में दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गूगल ने अपनी लिपियांत्रण सेवाओं और स्क्रिप्ट कन्वर्टर को इसी समय के आसपास मजबूती के साथ पेश किया था, 2009 के आसपास, ठीक है। आगे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, अलॉटमेंट का हिंदी अर्थ क्या है? अलॉटमेंट बताएं। 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अलॉटमेंट का करेक्ट आंसर क्या है इसका, बताएं। अलॉटमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? अलॉटमेंट माने होता है आवंटन करना, ठीक है। अलॉटमेंट को हिंदी में आवंटन बोलते हैं, ठीक है, आवंटन बोलते हैं। जबकि प्रबंधन की अगर बात की, प्रबंधन जो होता है इसको अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहा जाता है। अनुबंध की बात की तो इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन से राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र जो होता है ये गजट होता है, यानी कि इसको बी कहते हैं, यानी अधिसूचना कहा जाता है, गजट कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञापन की अगर बात की जाए तो ज्ञापन क्या होता है? ज्ञापन जो होता है मेमोरेंडम कहते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है। सर्कुलर को पत्र कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन से किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? पता है 44 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? तो अभिवादन जो है वो नहीं होता है सरकारी पत्रों में, बाकी संबोधन, पत्रांक और दिनांक ये सब होता है। सरकारी पत्र जो होता है, ऑफिशियल लेटर जो होता है, ये पूरी तरह से औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। इसमें नमस्ते, प्रणाम, प्रिय ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसको अभिवादन वाले शब्द बोलते हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। चूंकि यह सीधे महोदय से सर या मैडम लिख करके बात शुरू की जाती है, इसमें नमस्ते, प्रणाम या प्रिय कह करके संबोधन नहीं किया जाता। तो अभिवादन नहीं होता, इसमें संबोधन, पत्रांक और दिनांक होता है। 48 नंबर क्वेश्चन, किसी कार्यालय के द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है? यानी कोई भी कार्यालय है, ठीक है, कोई कार्यालय है,
किसी कार्यालय के द्वारा एक साथ अनेकों प्रेषितियों को यानी तमाम सारे लोगों को भेजा जाने वाला जो शासकीय पत्र है, ज्ञापन है या आदेश, उसको बोलते हैं परिपत्र यानी सर्कुलर कहा जाता है। ठीक है, मैंने शुरुआत में आपको बताया सर्कुलर बोलते हैं उसको। ठीक है, अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं परिपत्र को। जब एक ही निर्देश, एक ही जानकारी को बहुत सारे विभागों को, बहुत सारे ऑफिस को, बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना होता है एक साथ एक ही जानकारी को, तो उसी को परिपत्र कहा जाता है, सर्कुलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 45 नंबर प्रश्न है। प्रश्न, अधिसूचना का प्रकाशन होता है। अधिसूचना का प्रकाशन जो होता है कहाँ पर होता है? अधिसूचना का प्रकाशन जो होता है वो राजपत्र में, गजट में होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, राजपत्र यानी गजट में। अधिसूचना राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित होती है। ठीक है, अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहते हैं। यह सूचना होती है एक प्रकार की जिसे सरकारी कानूनी रूप से लागू करना होता है। ठीक है, कानूनन इसे सरकार के आधिकारिक दस्तावेज जिसे राजपत्र या गजट कहते हैं उसी में प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। तो अधिसूचना एक राजपत्र है, सरकारी गजट है। निम्नलिखित में से कौन कार्यालयी प्रारूप नहीं है? कार्यालयी प्रारूप इनमें से कौन सा नहीं? 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयी प्रारूप नहीं है? देखें, सरकारी पत्र कार्यालयी प्रारूप होता है। ठीक है, आवेदन पत्र और कार्यालयी पत्र ये सब जो होते हैं कार्यालयी प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। जबकि गैर सरकारी पत्र, डीओ लेटर इसको आप कह सकते हैं, ये जो होता नहीं होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कार्यालयी प्रारूप का पत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। गैर सरकारी पत्र जो होता है ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है, जबकि सरकारी पत्र, आवेदन पत्र और कार्यालयी पत्र ये सब औपचारिक पत्र हैं और कार्यालयी प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 46 नंबर प्रश्न, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाता है। नौकरी चाहने के लिए क्या लिखा जाता है? नौकरी चाहने के लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। नौकरी प्राप्त करना है आपको, यानी जब हम किसी पद या नौकरी के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और अपनी योग्यता बताते हैं तो उसी को हम आवेदन पत्र कहते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? 50 नंबर क्वेश्चन से रेगुलेशन कहते हैं। रेगुलेशन किसको कहते हैं? रेगुलेशन, रेगुलेशन संकल्प को कहा जाता है रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन संकल्प को कहते हैं, यानी किसी सभा या बैठक में जब कोई निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है तो उसे हिंदी में संकल्प कहा जाता है। यानी कि एक बैठक है, कोई सभा है, उसमें सर्वसम्मति से कोई निर्णय लिया गया, उसी को संकल्प या उसी को रेजुलेशन के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में रेजुलेशन, हिंदी में संकल्प कहा जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? बताएंगे। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस जो है प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस या आउटलुक? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को जान पा रहे हैं, बताएंगे। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पीपीटी जिसको आप कह सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट विशेष रूप से स्लाइड शो और प्रस्तुति प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए बना है। ठीक है, एक्सेल डेटा के लिए और एक्सेस डेटाबेस के लिए, दोनों के लिए जरूरी होता है। पावर पॉइंट जो होता है एक प्रोग्राम होता है जो प्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पीपीटी जिसको को बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसका फुल फॉर्म होता है पीपीटी का। 56 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए इसी के साथ में। प्रश्न आपका है कि अवलोकित सामग्री का संदर्भित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते समय पर्याप्त क्रम विषयक और व्यवस्थित पद्धति है, यह कथन किसका है? अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते समय पर्याप्त क्रम विषयक और व्यवस्थित पद्धति है, यह कथन किसका है? 56 नंबर, यह कथन है लुंडबर्ग का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर का लुंडबर्ग। शोध पद्धति की एक सुप्रसिद्ध परिभाषा है शोध पद्धति की, यह जो जॉर्ज लुंडबर्ग के द्वारा दी गई है। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन यूनिकोड फॉन्ट नहीं है? नॉन यूनिकोड फॉन्ट इनमें से कौन सा नहीं है? नॉन यूनिकोड फॉन्ट इनमें से आपका देखेंगे कृतदेव, चाणक्य, ये सब हैं। ठीक है, कृतदेव और चाणक्य। मंगल जो है एक यूनिक कोड फॉन्ट होता है, मंगल मंगल हो गया, ये सब यूनिक कोड फॉन्ट है, तो ये आपका नहीं है, बाकी दोनों हैं। ठीक है, कृतदेव और चाणक्य नॉन यूनिक कोड हैं, या जिसको आप कह सकते हैं लेगेसी फॉन्ट हैं ये। ठीक है, जिनके लिए विशेष फॉन्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब विशेष फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से। लेकिन चाणक्य जो होता है, मतलब कि ये मंगल जो है एक यूनिकोड फॉन्ट होता है। ठीक है, हर जगह सही दिखता है ये, तो मंगल जो होता है इंपॉर्टेंट है ये। तो मंगल जो है यही एक प्रकार से नॉन यूनिकोड फॉन्ट नहीं है, बाकी दोनों हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न है आपका, शोध प्रक्रिया के चरण हैं।
शोध प्रक्रिया, शोध की समस्या के क्षेत्र को पहचानना ये भी एक चरण है। शोध शोध से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना ये भी शोध प्रक्रिया का चरण में शामिल होता है। और शोध परिकल्पना यानी कि एक जो है परिकल्पना हाइपोथेसिस का निर्माण कर लेना कि हमको शोध किस तरीके से करना, किस मापदंड पर या किस रास्ते पर चल करके करना है, क्या क्या इससे मिलेगा, ये सब भी शोध प्रक्रिया के चरण में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी चीज़ें जो है ये शोध प्रक्रिया में शामिल होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सी पद्धति शोध की नहीं है, बताएं। निम्न में से कौन सी पद्धति शोध की नहीं, 53 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सी पद्धति शोध की पद्धति नहीं है, तो सहज पद्धति शोध की पद्धति नहीं है, बाकी समस्या मूलक पद्धति शोध की पद्धति है, आगमन पद्धति और क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, ये तीनों पद्धतियां जो है शोध की पद्धति के अंतर्गत आती हैं। समस्या मूलक, आगमन और क्षेत्रीय अध्ययन का प्रयोग, ठीक है। सहज पद्धति कोई तकनीकी शोध पद्धति या प्रणाली नहीं होती है, इसका डी ऑप्शन लगा देंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है, संबंधित साहित्य सर्वेक्षण मुख्य रूप से किया जाता है। 58 नंबर, संबंधित साहित्य सर्वेक्षण मुख्य रूप से किया जाता है। प्रारंभिक साहित्य सर्वेक्षण और व्यापक साहित्य सर्वेक्षण दोनों में किया जाता है। संबंधित साहित्य सर्वेक्षण जो होता है, प्रारंभिक साहित्य सर्वेक्षण करो चाहे व्यापक साहित्य सर्वेक्षण करो, दोनों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। शुरुआत में विषय को समझने के लिए प्रारंभिक और गहराई से जानकारी के लिए व्यापक, दोनों तरह के सर्वेक्षण शामिल होते हैं, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शोध का प्रकार नहीं है, शोध का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, गुणात्मक शोध शोध का प्रकार है, ठीक है। मात्रात्मक शोध और सैद्धांतिक शोध ये तीनों शोध के प्रकार होते हैं, जबकि असैद्धांतिक शोध ये शोध का कोई प्रकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। असैद्धांतिक शोध जो होता है ये शोध का कोई प्रकार नहीं होता है। शोध हमेशा किसी सिद्धांत यानी थ्योरी पर आधारित होता है। गुणात्मक, मात्रात्मक और सैद्धांतिक शोध के प्रकार हैं। असैद्धांतिक शोध जैसा कोई मान्य जो है प्रकार नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, शोध के प्रमुख उद्देश्य, शोध का प्रमुख उद्देश्य सत्य की खोज करना और नवीन तथ्यों एवं वस्तुपरक ज्ञान की खोज करना, ये दोनों शोध के ही उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी दोनों में से दोनों, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, परिकल्पना का वर्गीकरण किया जाता है। परिकल्पना का वर्गीकरण किया जाता है, बताएं। परिकल्पना का वर्गीकरण यानी शोध में परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस अंग्रेजी में कहते हैं इसको। तो शोध में परिकल्पना को चरों की संख्या, उनके संबंध और शोध के उद्देश्य, इन सभी के आधार पर बांटा जाता है। चरों की संख्या के आधार पर भी इसका वर्गीकरण होता है, चरों के विशेष संबंध के आधार पर भी और विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर भी हम परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस का वर्गीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शोध का अंग्रेजी रूपांतरण, बताएं। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 60 नंबर, शोध का अंग्रेजी रूपांतरण है, शोध का अंग्रेजी रूपांतरण है बी ऑप्शन रिसर्च। रिसर्च जो होता है वो शोध का अंग्रेजी रूपांतरण है, ठीक है। शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च माने होता है री माने तो दोबारा, पुनः, ठीक है। सर्च माने होता है खोजना, यानी कि पुनः खोज या गहन शोध करना, इसी को रिसर्च कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। आप हमारे दूसरा चैनल जो है हमारा को करिकुलर मास्टर, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलते रहते हैं। तो को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शुक्ला डी पॉइंट को जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, और जो है क्योंकि को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको और तमाम सारे प्रैक्टिस सेट की वीडियोस आपको मिलेंगी, वहाँ पर पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर साल भर में मिलेंगे, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन से, किसके द्वारा पारिभाषिक शब्दावली के सिद्धांतों का निर्माण किया गया, किसके द्वारा, बताएं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा पारिभाषिक शब्दों का या पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया गया। भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में इस आयोग को यानी CSTT, जिसको आप कह सकते हैं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, इसकी स्थापना इसी उद्देश्य से की थी कि विज्ञापन और प्रशासन के लिए सटीक शब्द बनाए जा सके हिंदी में, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ट्रस्टी का हिंदी रूपांतरण क्या होता है। ट्रस्टी, ट्रस्टी को न्यासी कहा जाता है। ट्रस्टी को क्या कहते हैं बेटा, न्यासी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ट्रस्टी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, न्यासी। ट्रस्ट को न्यास कहते हैं हिंदी में, और उसकी देख रेख करने वाले को न्यासी कहते हैं, यानी ट्रस्टी कहते हैं। ट्रस्ट न्यास कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ट्रस्टी को न्यासी कहा जाता है जो उसकी देख रेख करता है ट्रस्ट की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई थी।
वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना भारत सरकार ने 1961 में की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के आदेश पर 1 अक्टूबर 1961 को इसकी घोषणा करी गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 66 नंबर प्रश्न है, डिफेमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? डिफेमेशन, डिफेमेशन को हिंदी में कहा जाता है मानहानि। मानहानि को डिफेमेशन बोला जाता है, ठीक है, यानी किसी भी प्रतिष्ठा, किसी की प्रतिष्ठा को, किसी की इज्जत को ठेस पहुंचा देना, कानूनी भाषा में डिफेमेशन कहा जाता है। मानहानि का केस कहते हैं लगा दिया गया है, ठीक है, तो मानहानि को डिफेमेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, बढ़िया प्रश्न है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, परिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तथा जो अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। यह परिभाषा किसने दी? यानी परिभाषिक शब्दावलियों का जो अर्थ होता है निश्चित होता है, हर जगह पर उनका अर्थ जो होगा वो सेम ही होगा। उनका परिभाषा डिसाइड होती है कि इस शब्द का अर्थ किसी भी सिचुएशन में वही होगा। यह परिभाषा दी है डॉक्टर गोपाल शर्मा साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाए। गोपाल शर्मा परिभाषिक शब्दावली के प्रख्यात विद्वान नहीं है और उनकी मानक परिभाषा यही रही है। 67 नंबर प्रश्न, रिकॉर्ड शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? रिकॉर्ड बताएं। रिकॉर्ड शब्द का हिंदी अर्थ होता है अभिलेख। रिकॉर्ड को अभिलेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सरकारी कार्यालय में पुराने दस्तावेजों और फाइलों को सुरक्षित रखा जाता है अभिलेख के रूप में, ठीक है, तो इसी को अभिलेख कहा जाता है, रिकॉर्ड कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, एडहॉक, जिसको आप कह सकते हैं एडहॉक। एडहॉक मतलब क्या होता है? जैसे एडहॉक पे कहते हैं कि भाई ये जो है एडहॉक पे है, एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं। एडहॉक मतलब होता है तदर्थ। हिंदी में एडहॉक को तदर्थ कहा जाता है। तदर्थ का मतलब क्या होता है? जब किसी विशेष कार्य के लिए अस्थायी रूप से जिसका पद अस्थायी ना हो, अस्थायी रूप से नियुक्ति की जाए या समिति बनाई जाए तो उसे तदर्थ यानी एडहॉक समिति या तदर्थ समिति कहते हैं, जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो उसकी, ठीक है, ये चीजें उसको तदर्थ समिति कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन से आपका एनेक्जेर, एनेक्जायर शब्द जो है आपका, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एनेक्जियोर, इसका हिंदी रूपांतरण होता है आपका अनुलग्नक। अनुलग्नक क्या होता है? जब किसी सरकारी पत्र के साथ जो अतिरिक्त कुछ अगर दस्तावेज आपको जोड़ना है, कोई और भी फाइल जोड़नी है, आपने सरकारी पत्र लिखा उसके बगल में कोई अनुलग्नक लगा दिया, यानी कुछ और चीजें लिखी आपने उसको, तो किसी मुख्य पत्र के साथ जो अतिरिक्त दस्तावेज जोड़े जाते हैं उन्हें एनेक्सियोर कहा जाता है या अनुलग्नक कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन से, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है बाबू? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हम पहले कागज पर पत्र भेजते थे वैसे हम अब इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल रूप से पत्र भेजते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, ईमेल कहा जाता है। ये सस्ता होता है, कम समय में पहुंच भी जाता है, ठीक है, खर्चा भी कम लगता है ईमेल का। 73 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान दर्शन प्रथम कब शुरू हुआ? बताएं। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन प्रथम का शुरुआत कब हुआ? 26 जनवरी 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान दर्शन है क्या? एक शैक्षिक टीवी चैनल है, ये शिक्षा देने वाला। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2000 ईस्वी को करी गई थी, दूरदर्शन के माध्यम से। दूरदर्शन चैनल आता है टीवी पर, उस पर आता है, और इग्नू के सहयोग से, इग्नू और दूरदर्शन की मदद से। इग्नू मतलब इंदिरा गांधी का जो एक नेशनल जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसका इग्नू, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके सहयोग से और दूरदर्शन के सहयोग से की गई थी, ताकि टीवी के माध्यम से छात्रों को घर पर, मतलब कि टीवी पर जो है प्रोग्राम आता था, ठीक है, ज्ञान दर्शन पर, तो वो एक प्रकार से उस पर बच्चे घर पर बैठ करके चीज़ों को सीखे। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा 73 का। 70 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं पोर्टल की स्थापना कब हुई थी? स्वयं पोर्टल बताएं। स्वयं पोर्टल की अगर बात की जाए तो स्वयं पोर्टल की स्थापना हुई थी 2017 में। 2017 में स्वयं पोर्टल की स्थापना हुई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 9 जुलाई की डेट को स्वयं पोर्टल की स्थापना 9 जुलाई, ठीक है, 2017, ठीक है,
9 जुलाई 2017 को स्वयं पोर्टल लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था देश के हर छात्र तक डिजिटल रूप से फ्री में शिक्षा पहुंचाया जाए। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है एसटीटी का पूरा नाम क्या है? एसटीटी, एसटीटी का पूरा नाम क्या होता है? एस माने स्पीच, टी माने टू और टी माने टेक्स्ट, यानी स्पीच टू टेक्स्ट। यानी इसे आप बोल रहे हैं और इसे आप अभी बोल बोल करके तो आपसे लोग लिख नहीं रहे हैं, जैसे बोल करके लिख दो तो वो आपका कीबोर्ड जो होता है लिख देता है। स्पीच टू टेक्स्ट एसएसटी कहते हैं इसको, एसटीटी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप कुछ बोलते हैं तो कंप्यूटर उसे सुन करके अपने आप लिख देता है। जैसे मोबाइल में वॉइस टाइपिंग हो गई, ये सब चीज़ें आपकी नॉर्मल चीज़ें अब हो चुकी हैं, बहुत नॉर्मल हो गया है। पहले ये लिखने में टाइपिंग करने में बड़ी समस्या होती थी, आजकल आप बोल दो टाइपिंग होता चला जाता है खट 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 खट। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन से हिंदी के प्रथम ब्लॉगर माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम प्रथम ब्लॉगर कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम ब्लॉगर माने जाते हैं आलोक कुमार साहब। आलोक कुमार प्रथम ब्लॉगर हिंदी के माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलोक कुमार हिंदी के प्रथम ब्लॉगर माने जाते हैं, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलोक कुमार ने वर्ष 2003 में 9211 नाम से पहला हिंदी ब्लॉग शुरू किया था। इसी कारण से उन्हें हिंदी ब्लॉगिंग का जनक या प्रथम ब्लॉगर कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन से स्पीच टू टेक्स्ट में टेक्स्ट का क्या अर्थ है? स्पीच टू टेक्स्ट में टेक्स्ट का क्या अर्थ होता है? 75 नंबर, स्पीच टू टेक्स्ट में टेक्स्ट का मतलब होता है लिखना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुन करके लिखना। ठीक है। स्पीच का अर्थ है बोलना और टेक्स्ट का अर्थ होता है लिखित रूप में बदलना उसको, इसीलिए टेक्स्ट का सीधा संबंध लिखने या लिखित सामग्री से होता है। 72 नंबर क्वेश्चन से मूक्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? मूक्स प्रथम बताएं। मूक्स मूक्स को 2008 में प्रस्तुत किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर 2008। ठीक है। मूक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मूक्स का फुल फॉर्म होता है, यम का मतलब होता है मैसिव, ओ माने ओपन, एक ओ माने ऑनलाइन और सी माने कोर्सेस। ठीक है। यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ये मूक्स का फुल फॉर्म है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग 2008 में किया गया था। डेव कामरियर नाम के एक विद्वान थे, डेव कामियर। ठीक है। कॉमरियर पूरा नाम मैं लिख दे रहा हूं, डेव इन्होंने एक प्रकार से इसका जो है शुरुआत करी थी 2008 में। ठीक है। दुनिया भर के छात्रों के लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराने की एक प्रणाली है मूक्स। क्लियर। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है भैया, पीपीटी के अंतर्गत पेज को क्या कहते हैं? पीपीटी का जो पेज होता है, पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसका जो पेज होता है उसको हम अलग अलग पन्ने यानी पेज बनाते हैं। ठीक है। और उन्हें तकनीकी रूप से स्लाइड कहते हैं। स्लाइड स्लाइड कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। स्लाइड, कई स्लाइड मिलकर के एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 77 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 77 नंबर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका बी ऑप्शन यानी बीजी खेर। ठीक है। बाल गंगाधर खेर इनका पूरा नाम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। किसके अनुच्छेद किसके अनुसार? 344 अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान के। और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे बाल गंगाधर खेर बीजी खेर जी। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक है। 22 भाषाएं शामिल है, तो कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है, जैसे कश्मीरी, संस्कृत, सिंधी। कश्मीरी, संस्कृत, सिंधी ये तीनों शामिल हैं। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये सब सारे शामिल है। ठीक है। अंग्रेजी इसमें नहीं शामिल की गई है, अंग्रेजी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और आश्चर्यजनक रूप से अंग्रेजी भारत की प्रशासनिक भाषा होने के बावजूद भी अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। भले ही अंग्रेजी में हमारे सुप्रीम कोर्ट का काम होता हो, हाई कोर्ट का काम होता हो, लेकिन अंग्रेजी जो है ये एक प्रकार संविधान की 8वीं भाषा में शामिल नहीं है। 22 भाषाओं में शामिल नहीं 8वीं अनुसूची में। 78 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्य क्या होंगे और सरकार का क्या उत्तरदायित्व होगा, इसको अनुच्छेद 351 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 351 में जो है साफ साफ लिखा हुआ कि जो है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाएंगे सरकार,
और भारत की मिली जुली संस्कृति के अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो एक प्रकार से हिंदी बनेगी। और 343 से लेकर के 351 तक भाग 17 में हिंदी और उसका राजभाषा का पूरा एरिया बताया गया है। ये बात है, भारत की राजभाषा हिंदी ही है। 82 नंबर कोंकणी भाषा है। कोंकणी भाषा, कोंकणी भाषा की अगर बात की बेटा कहाँ की भाषा है? कोंकणी जो है गोवा की भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। कोंकणी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा की राज्य की आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसे 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था कोंकणी को। 79 नंबर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधों का उल्लेख यहाँ से 343 से 351 तक भाग 17 में बताया गया है पूरा का पूरा। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक तक के 9 अनुच्छेदों में संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा और उच्चतम न्यायालय की भाषा यानी सुप्रीम कोर्ट की भाषाओं के पूरा नियम कायदे बताए गए हैं। 83 नंबर पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए आवश्यक है। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए सृजन, ग्रहण और संचयन और अनुकूलन तीनों जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 83 का। ठीक है, सृजन माने बिल्कुल नया शब्द बनाना, सृजन होता है। ग्रहण करना विदेशी शब्दों जैसे अंग्रेजी से शब्द ले लेना। अनुकूलन विदेशी शब्द को अपनी भाषा के अनुसार ढाल लेना, अनुकूलन हो जाता है। तो इस सब काम से हम परिभाषित शब्दों का निर्माण करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन से राजभाषा विभाग की स्थापना का वर्ष है, बताएं। 80 नंबर राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। गृह मंत्रालय के अंतर्गत जून 1975 को एक अलग राजभाषा विभाग का गठन किया गया था। 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर डी.एस. कोठारी। डॉक्टर डी.एस. कोठारी जी जो थे ये वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष थे। शिक्षाविद और वैज्ञानिक दोनों थे ये। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी पूरा नाम है, पहले अध्यक्ष थे। इस आयोग का काम विज्ञान और तकनीकी विषयों के लिए हिंदी में मानक शब्द को तैयार करना था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपका आ चुका है। इंपॉर्टेंट चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी और मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको चीजों को समझा भी रहा हूँ। 85 नंबर टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया टिप्पण कहलाती है। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहा जाता है। ये बात आप ध्यान, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, चले, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया जो होती है टिप्पण कहलाती है। ठीक है, यानी किसी भी फाइल या सहायक या अधिकारी द्वारा जो सुझाव या विचार लिखे जाते हैं उसी को टिप्पणी कहा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को टिप्पण यानी नोटिंग कहा जाता है। टिप्पणी को नोट और टिप्पण को नोटिंग कहा जाता है। 89 नंबर कौन सा शब्द संक्षेपण का समानार्थी है? संक्षेपण का समानार्थी शब्द कौन सा है? देखिए, मुख्यार्थ और आशय ये दोनों संक्षेपण का समानार्थी शब्द लग सकता है। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 86 नंबर को संक्षेपण का अर्थ क्या है? संक्षेपण का मतलब होता है संक्षिप्तता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 86 नंबर का बी ऑप्शन, संक्षिप्तता। किसी बड़े भाग को, किसी बड़े लेख को जब आप छोटे करके लिखते हैं, सार सार को गहिले थोथा दिए उड़ाए, तो उसी को संक्षेपण कहा जाता है। प्रेसिस राइटिंग अंग्रेजी में कहते हैं इसी को। 90 नंबर किसी घटना की रिपोर्ट क्या कहलाती है? किसी घटना की रिपोर्ट जो होता है वो प्रतिवेदन कहलाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी घटना की रिपोर्ट प्रतिवेदन कहलाती है। किसी कार्य या किसी घटना की जांच के बाद जो विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसे हिंदी में प्रतिवेदन, अंग्रेजी में उसी को रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। व्यक्तिगत संगठनात्मक तथा विवरणात्मक प्रकार है। व्यक्तिगत संगठनात्मक तथा विवरणात्मक ये किसका प्रकार है? ये प्रतिवेदन के प्रकार होते हैं, रिपोर्ट के प्रकार होते हैं। रिपोर्ट जो होता है, ठीक है, वो एक प्रकार से व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, किसी संगठन के भी हो सकते हैं और किसी घटना का विवरण देने वाले भी हो सकते हैं। 87 नंबर हिंदी में प्रारूपण को और किस नाम से जानते हैं? हिंदी में प्रारूपण को हम लोग मसौदा भी कहते हैं, प्रारूप भी कहते हैं, आलेखन भी कहते हैं। तीनों नामों से जाना जाता है प्रारूपण को। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। किसी आलेख के विस्तार करने को क्या कहते हैं? 88 नंबर किसी आलेख के विस्तार करने को हम लोग पल्लवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, पल्लवन कहते हैं। किसी आलेख के विस्तार को हम लोग क्या कहते हैं? पल्लवन कहते हैं। किसी संक्षिप्त विचार सूक्ति को विस्तार से समझ करके लिखना एक्सपेंशन यानी पल्लवन कहलाता है। संक्षेपण इसका ठीक उल्टा होता है। संक्षेपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? प्रिसाइज बोलते हैं। संक्षेपण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रिसाइज भी कहते हैं, प्रेसी राइटिंग और प्रिसाइज दोनों कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संक्षेपण को हम लोग जो है दोनों कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन यानी 92 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, प्रेसी राइट प्रिसाइज, इसका ए ऑप्शन भी प्रेसी राइटिंग भी कह सकते हैं इसको, प्रेसी राइटिंग। ठीक है, प्रेसी राइटिंग भी कह सकते हैं और जो है
प्रिसाइज भी कह सकते हैं। प्रिसाइज यहाँ पर स्पेलिंग लिखी होती तो सही बता देते। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी भी लग सकता है और ए भी लग सकता है, ठीक है। चलें, आगे देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कार्य के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कार्य के लिए स्वीकृत किया है, उस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? उस भाषा को राजभाषा कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दुर्भाग्य क्या है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं। अगर आपसे पूछे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, भारत की राष्ट्रभाषा आप सभी लोगों के दिमाग में आएगा हिंदी है, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक कोई डिसाइड ही नहीं कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी। वैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को होना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो है सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भारत की भाषा है। इसीलिए हिंदी जो है, हिंदी के नाम पर हिंदुस्तान नाम भी पड़ा है। तो हिंदी जो है ये भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा इसको मिलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए चाहे आंदोलन हम लोग को करना पड़ेगा, हम लोग किया जाएगा, ठीक है। हालांकि जो है इसको लेकर के सरकार भी सोचेगी, चूंकि हिंदी राजभाषा मतलब राष्ट्रभाषा, राजभाषा तो है ही, राष्ट्रभाषा भी हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी ने दबा रखा है अभी तक, ठीक है। हालांकि चर्चा करेंगे इस पर। तो हिंदी अभी भी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, उसका गौरव नहीं मिला है, लेकिन गौरव मिलना भी चाहिए इसको। भारत की राजभाषा है हिंदी, ठीक है। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बगल में ही, कार्यालयी हिंदी की विशेषता है। कार्यालयी हिंदी की क्या विशेषता है? 97 नंबर बताएं। कार्यालयी हिंदी की बात की जाए तो इसकी शब्दावली सुनिश्चित होती है, यानी कार्यालयी हिंदी जो होती है, ऑफिशियल हिंदी इसको कह सकते हैं, ऑफिस में प्रयोग की जाती है, सरकारी पत्र वगैरह में, तो वो शब्दावली यानी पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग होता है, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो कि जिनके अर्थ जो है पहले से डिसाइड होते हैं कि भाई इसका अर्थ यही होगा, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। अलंकारिक शब्दावलियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, ना ही लक्षणा, ना ही सब शक्ति लक्षणा और व्यंजना सब शक्तियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। सामान्य हिंदी से अलग भी होती है ये, और इसमें अलंकृत मुहावरेदार भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ये तीनों विशेषताएं जो हैं कार्यालयी हिंदी की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वैसे 98 ही देख लीजिए। इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार खास श्रेणी का राज्य है? बताएं 98 नंबर। इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार खास श्रेणी का राज्य है? देखिए, का श्रेणी में पूर्णतः हिंदी भाषा के एरिया में जो का श्रेणी वाले लोग हैं उसमें हिंदी का पूरा इलाका है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो हिंदी है आपका बोली 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 मतलब यूपी, एमपी ये सब आ जाते हैं, ठीक है। खास श्रेणी में वे राज्य आते हैं जहाँ हिंदी समझी जाती है लेकिन बोली नहीं जाती है, मातृभाषा दूसरी वहाँ की, जैसे गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र ये सब, ठीक है। तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न है आपका, कार्यालयी हिंदी का अन्य नाम क्या है? कार्यालयी हिंदी का नाम है आपका कामकाजी हिंदी, कार्यालयी हिंदी को कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि जो हिंदी सरकारी ऑफिस में यानी सरकारी दफ्तरों में काम में आती है उसे व्यवहार में कामकाजी हिंदी या कार्यालयी हिंदी या ऑफिशियल हिंदी के नाम से जानते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। 95 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? प्रश्न है, किसने कार्यालयी हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी का एक रूप माना है? 95 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसने कार्यालयी हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी का एक रूप माना है? तो कार्यालयी हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी का एक रूप कौन मानते हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फंक्शनल हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी को कहा जाता है, ठीक है। भाषा विज्ञान में अगर देखा जाए तो भोलानाथ तिवारी के टक्कर का कोई भाषा वैज्ञानिक नहीं है, बहुत ही मझे तुले विद्वान है ये, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन से, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार खास श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकते हैं? यानी जो खास श्रेणी के हैं, जो हिंदी को समझते तो हैं लेकिन उनकी मातृभाषा दूसरी है, ऐसे क्षेत्र को खास क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। तो इनमें से प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? 99 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार खास श्रेणी के राज्यों के केंद्र सरकार, जैसे जो पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात हैं, यहाँ से अगर केंद्र सरकार को पत्र के माध्यम से कोई व्यवहार करना हुआ, पत्र लिखना हुआ, तो किस भाषा में लिखेंगे? तो हिंदी भाषा में लिखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियम के अनुसार खास श्रेणी के राज्यों के साथ मुख्य रूप से हिंदी में पत्र व्यवहार किया जाता है, यद्यपि साथ में अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाता है ताकि अंग्रेजी में समझ ले, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
96 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया संविधान की 8वीं अनुसूची में। पहले 14 भाषाएं ही शामिल थीं, लेकिन अब जो है 22 भाषाएं शामिल हैं। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, मैथाली, संथाली, तमाम प्रकार की बोडो, डोगरी, ये सब भाषा शामिल है इसमें, ठीक है, संस्कृत, सिंधी। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो राजभाषा आयोग का गठन जो किया गया है संविधान की धारा 344 यानी अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 344 में लिखा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझा और 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हुए आपके। ये लेक्चर्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ पर मैंने आपका ये भी लगा दिया हुआ है, क्या नाम है, ये आंसर की भी लगी हुई नीचे, आंसर की भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हमारे तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल है आपका, देखें, शुक्ला डी पॉइंट एक चैनल है पहला, जिस पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। दूसरा है को करिकुलर मास्टर, जिस पर आप आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, हिंदी की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, सभी सब्जेक्ट की। बी एग्रीकर चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शुक्ला डी पॉइंट पर आप चीज़ों को देख ही पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझा। अगर आपको हमारे से जुड़ना है, PDF नोट्स प्राप्त करें, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिए। क्या SMS करना आपको? आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज देना है। जैसे ही इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक QR कोड भेजा जाएगा। उसी QR कोड पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। इसी 100 रुपये फीस में आपको हिंदी, ज्योग्राफी, संस्कृत, अंग्रेजी, ठीक है, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान और को करिकुलर जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, 3-4 सब्जेक्ट, उसकी पूरी तैयारी, मतलब पूरी तैयारी का मतलब ये है कि कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव वाले आपको मिल जाएंगे विथ आंसर शीट। और इसके साथ ही साथ में आंसर शीट के साथ ऑब्जेक्टिव, चूंकि अधिकतर परीक्षाएं आपकी बार सारे विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव परीक्षा करवाएंगे, तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लिखित वाला भी मैं करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव, दोनों के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी। तो ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित, तो परीक्षा आपकी पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने का प्रयास मैं करूंगा। तो आप सभी लोग जो है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, केवल सेकंड सेमेस्टर का। लेकिन एक ऑफर क्या चल रहा है अभी, अगर आप सेकंड एंड थर्ड का एक साथ ज्वाइन करते हैं, यानी पूरा 1 साल के लिए कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो इसके लिए आपकी 200 रुपये फीस पहले थी, लेकिन अभी फीस केवल 150 रुपये में पूरा सेकंड सेमेस्टर सभी सब्जेक्ट का और पूरा थर्ड सेमेस्टर सभी सब्जेक्ट का विथ को करिकुलर एग्जाम। आंसर शीट आपके साथ में रहेगी, साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव की भी और लिखित की भी, यानी कि लिखने वाला और अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय का और ऑब्जेक्टिव वाला सभी का पूरा मिल जाएगा मात्र और मात्र 150 रुपये फीस में। जिन बच्चों को जोड़ना है वो जोड़ सकते हैं। तो फटाफट से फीस जमा करें। आप खुद ही सोचो, एक सब्जेक्ट की आप सीरीज खरीदते हो 60 रुपये की पड़ती है, और आप 4-5 सब्जेक्ट खरीदो, कम से कम 300-400 रुपये आपके सीरीज में चले जाएंगे। ऐसे में आप उतना पैसा ना खर्च करके अगर आप 150 रुपये फीस जमा करते हैं, तो 1 साल तक आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, आप पेपर्स के सॉल्यूशन पर आप तक कर पाएंगे, PDF नोट्स के साथ आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा, इससे बेहतर आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं और खुद भी जमा कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।